जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, देश के निवेशक जो शेयर मार्केट में निवेशित हैं, वो उनकी कुछ आशा जगी थी, थोड़ी खुशी उनके अंदर लौटी थी। पिछले 6 महीने से लगातार शेयर मार्केट जिस तरह से टूट रहा था और करीब 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय शेयर धारकों को हुआ था और बहुत सारे घरों के बजट गड़बड़ा गए थे, ईएमआई देने में उनको परेशानी हो रही थी, लोन वापस करने में उन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत नई जनरेशन के लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए थे, एसआईपी की थी, भरपूर पैसा लगाया था, भरपूर बचत शेयर मार्केट ने तब डाली थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से सरकार ने जबरन कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट में डाला था। अब ये शेयर मार्केट जब 20-22% टूटा तो देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देश की जनता ये नहीं समझ रही थी कि बाकी देशों के अंदर तो शेयर मार्केट इतना नहीं टूट रहा है, भारतवर्ष के अंदर इतना क्यों टूट रहा है। 2 दिन भारत के शेयर धारकों की हिम्मत थोड़ी बढ़ी थी, क्योंकि शेयर मार्केट ने थोड़ा सा उछाल लिया था और 2-3 दिन के अंदर करीब करीब 2% शेयर मार्केट बढ़ा था। तो लोगों को लगा कि 22% लार्ज कैप गिरे, मिड कैप 21-22% गिरे, स्मॉल कैप 22-23 गिरे। अब ये 2% की उछाल ये दिखा रही थी, लोगों को आशा दिला रही थी, ढांढस दिला रही थी कि शायद उनका डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। आज जब मार्केट खुला 9:15 बजे, जो एसजीएक्स निफ्टी है, मतलब पहले एसजीएक्स निफ्टी था, तो गिफ्ट निफ्टी है, अहमदाबाद के अंदर आ गया। पहले विदेश में हुआ करता था, गुजरात को एक और कृपा मिली, अब गिफ्ट निफ्टी अहमदाबाद के अंदर आ गया। खैर चलिए, गुजरात की बात ही अलग है। और एसजीएक्स निफ्टी जो कि इंडिकेशन देता है कि मार्केट कैसा खुलेगा, क्योंकि जो भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर जिनके शेयर ट्रेड होते हैं, और क्योंकि हमारे उनके टाइम में अंतर है, जब वो खुले होते हैं हम बंद होते हैं, जब हम बंदे होते हैं वो खुले होते हैं, तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भारतीय शेयर मार्केट कैसा खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि करीब 0.25% मार्केट गिरेगा। शुरू में शेयर मार्केट ने बढ़ोतरी ली, लार्ज कैप ने भी, मिड कैप ने भी, स्मॉल कैप ने भी। लोगों को खुशी हुई कि गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट बढ़ रहा है। 8-9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगा हुआ है, जिनका बहुत ज्यादा आर्थिक मजबूती या कमजोरी का आधार शेयर मार्केट है। और ये 8-9 करोड़ का मतलब करीब 40-50 करोड़ जनसंख्या होती है। मैंने पूरा पूरा करीब करीब मिडिल क्लास जो है वो इस शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से खुश होता है और दुखी होता है। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ा, ये जो बढ़ोतरी थी ये गिरती चली गई, और मार्केट जब बंद हुआ 3:30 बजे शेयर बाजार, उस समय लार्ज कैप करीब 0.2% गिरे, मिड कैप करीब 1.5% गिरे और स्मॉल कैप करीब 2% गिरे। लार्ज कैप का मतलब होता है जिनका कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। बहुत बड़ी कंपनी, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, टीसीएस हो गया, ये बड़ी कंपनियां हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, बहुत ज्यादा प्राइस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इनमें तो कमी, जो गिरावट आई 0.25% की आई केवल, लेकिन जो मीडियम क्लास कंपनी है वो बहुत तेजी से गिरी, करीब 1.5% गिरी, और जो स्मॉल कैप कंपनी, जो बहुत छोटी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में है, वो करीब 2% गिरी। पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि मार्केट में जब लार्ज कैप कम गिरे और मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा गिरे, तो सिद्धांत यह कहता है कि मार्केट गिरेगा। इसका मतलब होता है मार्केट ब्रेथ बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जब गिरते हैं तो सबसे पहले लार्ज कैप, सबसे पहले स्मॉल कैप गिरते हैं, फिर मिड कैप गिरते हैं, फिर लार्ज कैप गिरते हैं। और जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्मॉल कैप बढ़ते हैं, फिर मिड कैप बढ़ते हैं, फिर लार्ज कैप बढ़ते हैं। मतलब जो
वोलेटिलिटी होती है वो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा होती है, मिड कैप उससे कम होती है और लार्ज कैप में उससे कम होती है। इसका मतलब लार्ज कैप में बहुत ज्यादा फायदा नुकसान नहीं होता, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा फायदा नुकसान होता है। तो आज के तारीख में जो मार्केट ब्रेथ थी और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरे, तो जिन चेहरों पे थोड़ी मुस्कान आ गई थी, आज फिर परेशानी उनके चेहरे पे आ गई होगी, मेरे चेहरे पे भी है। मैं भी परेशान हूं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है। और अगर इस प्रकार से शेयर मार्केट का हाल रहा तो जिन लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा लगाया हुआ है उनको कैसे पैसा मिलेगा। जो एलआईसी के करीब 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि एलआईसी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है शेयर मार्केट के अंदर। तो एलआईसी में अगर लोगों का पैसा डूबा या एलआईसी का पैसा डूबा तो एलआईसी जो उसके पॉलिसी धारक हैं उनको बोनस कैसे देगा। जब जानते हैं आप एलआईसी कराते हैं, हर साल पैसा देते हैं, अगर मृत्यु नहीं होती, 20 साल की आपने पॉलिसी कराई, 20 साल बाद आपको आपका ओरिजिनल पैसा भी मिलता है और करीब 6-7% पर ईयर के हिसाब से बोनस मिलता है। और ये बोनस कैसे मिलता है कि एलआईसी जो पैसा शेयर मार्केट में लगाती है या बॉन्ड में लगाती है, वो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न से वो 9-10% कमाते हैं, 6-7% आपको देते हैं, बाकी में उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाती है। और जिन लोगों की डेथ होती है उनको वो बीमा धनराशि दे देते हैं। लेकिन क्योंकि डेथ बहुत कम होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारा पैसा 25 साल तक, 20 साल तक जब कंपाउंडिंग होती है तो बहुत ज्यादा पैसा एलआईसी के पास आ जाता है। लेकिन जब एलआईसी का पैसा डूबेगा तो जिन लोगों ने एलआईसी पॉलिसी ली है उनका भी नुकसान होगा, और जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम ले रखी है उनका भी नुकसान होगा, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया उनका भी नुकसान होगा। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए शेयर मार्केट का एक और सिद्धांत है, शेयर मार्केट पास्ट पे और प्रेजेंट पे नहीं चलता, फ्यूचर पे चलता है। वो देखता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जिस प्रकार के इंडिकेशन बार बार अमेरिका से मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि समस्या जितनी हम लोग समझ रहे थे उससे ज्यादा गंभीर है। जब ये अमेरिका ने टैरिफ की बात की थी तो मैंने ही विश्लेषण किया था, मैंने ही कहा था कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा देगा और चीन भी टैरिफ लगा देगा, कनाडा भी टैरिफ लगा देगा, भारत टैरिफ कम कर देगा, बाकी सब लोग टैरिफ बढ़ा देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि हर देश केवल अपने देश के अंदर जो उत्पादन होगा उसको बनाएगा और बेचेगा, और विदेश से आयातित चीजें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और विश्व की अर्थव्यवस्था खराब होगी। और ये चिंता जाहिर की थी। अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ में आया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा कर क्यों रहे थे। पहले उन्होंने घोषित किया कि 45 करोड़ रुपए जिसके पास हैं, कोई भी विदेशी मूल का आदमी, चाहे भारतीय हो कहीं का हो, वो अगर अमेरिका जाने के सेटल होना चाहेगा तो उसको वहां ग्रीन वीजा दे दिया जाएगा और बाद में उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मतलब 45 करोड़ के ऊपर वालों को तो वो अमेरिका बुलाएंगे, और जो गरीब बच्चे अमेरिका जाके लेबर का काम करते हैं, अनस्किल्ड और स्किल्ड काम करते हैं, उनको देश से बेड़ियां और जंजीर डाल के भेजेंगे। माने अमीर विहीन हो जाएगा हमारा देश और वो गरीब विहीन हो जाएंगे और सारे गरीब हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद अब ये बात समझ में आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और एलन मस्क ने ये क्यों करवाया था। क्योंकि देखिए, जब दो देशों के बीच में कोई इंडस्ट्री लगने की बात होती है, मान लीजिए अमेरिका और इंडिया के बीच में दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर टैरिफ नहीं है और भारत के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत कम है, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है, तो लोग सोचते हैं इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनाएंगे, कार बनाएंगे, मोटरसाइकिल बनाएंगे, और अमेरिकन पार्टनर कहता है कि भाई ठीक है, ये इतना पैसा हम लगाएंगे, इतना पैसा आप लगाइए, इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर लगेगी। अगर हिंदुस्तान के अंदर लगेगी तो मेक इन इंडिया होगा और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जनता को फायदा होगा। लेकिन जब टैरिफ बढ़ जाएंगे तो अमेरिका से आने वाली चीजों पे टैरिफ बढ़ जाएंगे, तो जो और हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होगा उसमें भी टैरिफ बढ़ जाएंगे। तो हिंदुस्तानी ये सोचेगा कि हम इंडिया के अंदर यूनिट क्यों लगाएं अमेरिका से मिलके, अगर टैरिफ इतने ज्यादा हो गए तो विदेशी में जाके अमेरिका के अंदर यूनिट क्यों ना लगा दें, इंडस्ट्रियल यूनिट क्यों ना लगा दें कि प्रोडक्शन भी अमेरिका के अंदर करें और टैरिफ का मसला नहीं होगा, हल हो जाएगा और वहां माल भेज देंगे। इसका माने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ऑब्जेक्टिव रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको वो पूरा करने में करीब करीब सफल हो रहा है। भारत का मेक इन इंडिया अब धीरे धीरे फेल हो रहा है, क्योंकि अगर भारतीय अमीर, जैसे अब ललित मोदी जी के बारे में पता चला है, उन्होंने
भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और किसी छोटे से अफ्रीकन देश का पासपोर्ट ले लिया। ऐसे ही मेहुल चोकसी, मेहुल भाई ने भी ले लिया। तो जितने ये भगौड़े हैं, इन्होंने छोटे छोटे देशों का पासपोर्ट ले लिया जिससे उन्हें भारत प्रत्यार्पित न किया जा सके। और 6 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि इनको घसीट के वापस लाया जाएगा। ना दाऊद इब्राहिम को वापस लाया गया, ना इन लोगों को वापस लाया गया। तो जो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि लोग अगर इंडस्ट्रियल यूनिट भारतवर्ष के अंदर नहीं लगाएंगे और टैरिफ सारे देश बढ़ा देंगे, तो जो उनको एडवांटेज था भारत के अंदर इंडस्ट्री लगा के लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से फायदा उठाने का, वो खत्म हो जाएगा। और वो उन्हीं देश में लगाएंगे जहां पे कंजम्पशन है। और जहां कंजम्पशन है, हमारे देश के अंदर कंजम्पशन है, लेकिन हमारे यहां जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि गरीब के पास पैसा नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, केवल अमीरों के पास है, तो इसलिए वो जो एडवांटेज था वो भी खत्म होता है। अच्छा, इसके बाद जो शेयर मार्केट में पहले आपको पता ही है कि दो तरह से शेयर मार्केट में डील होता था। एक जो शेयर खरीदते थे और तुरंत बेच देते थे 1 साल के पहले, और कुछ लोग ऐसे थे जो शेयर खरीदते तो 1 साल के बाद बेचते थे। तो जो 1 साल के पहले बेचते थे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स देना होता था। 1 साल के बाद बेचते थे, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देना होता था। तो लोगों को अगर 10% का रिटर्न मिला, 1 साल के बाद बेचा, तो 10% उनकी जेब में आता था। लेकिन अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया गया। तो 12.5% अगर आपको लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद भी अगर शेयर बेचते हैं, 12.5% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर 1 साल के पहले बेचते हैं तो 20% देना पड़ेगा। इसका मतलब ये, अगर आपने 10% की कमाई की तो 1.2% तो आप सरकार को दे दीजिए, तो सरकार को तो फायदा हो गया। लेकिन विदेशी निवेशक आपके यहाँ पैसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर उन्होंने कमाई भी की, एक तो रुपए के कमजोर होने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ, और दूसरा कैपिटल गेन आपने ले लिया। तो सरकार कहती है शेयर मार्केट के बढ़ने घटने में हमारा कोई लेना देना नहीं है। महाराज, आपका लेना देना है, क्योंकि आपने जो कैपिटल गेन टैक्स लगाया है उसकी वजह से विदेशी निवेशकों को भारतवर्ष के अंदर निवेश करने में नुकसान है। और विदेश में अगर शेयर मार्केट में वो निवेश करते हैं तो उनका पूरा का पूरा फायदा उनकी जेब में जाता है। रुपया कमजोर है इसलिए भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, और कैपिटल गेन की वजह से भी उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए लोग शेयर मार्केट में भारत के बेच रहे हैं। सरकार ने अपनी झोलियां तो भर ली, लेकिन आगे अगर फायदा नहीं होगा तो सरकार को यह पैसा भी नहीं मिलेगा कैपिटल गेन का, और अर्थव्यवस्था और खराब होगी और शेयर मार्केट पे और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए किसी अच्छे अर्थशास्त्री को, माननीय मोदी जी से निवेदन है, वित्त मंत्री बनाएं, रघुनाथ को बनाएं, रुचि शर्मा को बनाएं, जिसको चाहे बनाएं, लेकिन किसी अच्छे अर्थशास्त्री को बनाएं। वहां राज्यसभा में लाना है, राज्यसभा में ले आए। राज्यसभा लाने में क्या परेशानी है? निर्मला जी भी तो राज्यसभा ही से आई है, वो कौन सा लोकसभा से जीत के आई है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।